सुना है कि आपकी बातचीत पवन सिंह जी से होती रहती है। पवन हम ही लोगों का इस बात का पुत्र है और सबका वो लोकप्रिय है। अपने क्षेत्र में जो काम किया है, मनोज तिवारी जी हुए, ये आपका पवन हुआ, रितेश पांडे हुआ, तो ये सब इतने लोकप्रिय है कि इसका दुश्मन कोई नहीं है। काराकाट के इतिहास को देखते हुए निर्णय लिया। अभी चुनाव आता है तो वोट के समय वो बातें करेंगे, लेकिन धरातल पे अगर हम बात करें तो कोई रोजगार का संसाधन यहाँ उपलब्ध नहीं कराया जाता है। यही वजह है कि हमारे को बाहर जाना मजबूरी होता है। तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं? बिहार की परंपरा बदली, बिहार की संस्कृति और सभ्यता बदली। 90 के दशक से लेकर 2005 तक अगर हम बात करें तो किसी पार्टी के द्वारा, हम आरजेडी की बात कर ले, उस समय की शासन में ये बर्बाद हुआ बिहार। उसकी जो छवि थी उसको धूमिल किया गया। अभी फिलहाल अगर हम जेडीयू की बात करें, एनडीए की बात करें, तो अभी कुछ देर पहले आपने भी जिक्र किया कि हमने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एक लेकर के आए हैं, जिसमें 10 लाख रुपए का हम देते हैं। बिहार में आए दिन पुले गिर जाते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लोग जो सरकार को सवाल उठाते हैं वो नीतीश जी को उठाते हैं। नीतीश जी तो पुल बनाने आते नहीं है, नीतीश जी ये ब्लॉक लेवल पे तो आते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी को ऐसा नहीं लगता कि कहीं अंकुश कसना चाहिए अपने सिस्टम को लेकर के, ताकि वो एक अच्छे मजबूत नेता की तरफ, मतलब जैसे योगी जी हैं अगर हम बात कर ले बगल में ही पड़ोसी राज्य में, तो उस तरह से एक थोड़ा छवि बनाए अपना, ताकि ये जो सिस्टम सुस्त पड़ा है वो सही हो सके और अपना भी एक छवि हम अच्छा बना सके। आप यहाँ मेडिकल ला दीजिएगा, यहाँ इंजीनियरिंग ला दीजिएगा, आईआईटी लाइएगा, एनआईटी लाइएगा, देश की सभी लोग, सभी जगह के लोग बिहार में आ जाएंगे। तो अभी खान सर का भी एक बयान आया था, वो गए थे नीतीश जी से मिलने, 10 दिन की बात है या 5 दिन की, ऐसे कुछ बात है। उन्होंने कहा था, मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने बोला कि नीतीश जी से बड़ा नेता और अच्छा नेता कोई है ही नहीं। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्या हो गया, आप मिलने की वजह से तो कुछ ऐसा नीतीश जी ने ऑफर नहीं दे दिया टिकट वगैरह का? तो उन्होंने कि नहीं, आप वो सही हैं, जो सिस्टम में है वो गलत है और उनकी वजह से नीतीश जी की बदनामी होती है। आनंद मिश्रा जी जैसे 10 आनंद मिश्रा जी लड़े होते, चौबे जी का वोट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वहाँ गलत चयन हुआ। छेदी पासवान यहाँ सबसे सीनियर लीडर है, दलित में इससे बड़ा लीडर कोई नहीं था। चुनाव है बिल्कुल र्यूमर को सत्य में तब्दील कर देने का, झूठ को सत्य में तब्दील। वो सासाराम से क्यों नहीं लड़ गए, वो बक्सर से क्यों नहीं लड़ गए, आरा से क्यों नहीं लड़ गए? सूरज की अगर हमने चर्चा कर ही दी है तो अभी बाई इलेक्शन चल रहा है, आपके 4 रामगढ़ हो, तरारी हो, अभी विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है? प्रशांत जी तो ये कह रहे हैं कि आपने लालू जी को सामाजिक न्यायीकरण के लिए वोट दिया, उन्होंने दिया। आपने नीतीश जी को वोट दिया कि रोड और बिजली मिले, वो मिला। मैं कह रहा हूँ कि आप बेरोजगारी के लिए वोट दीजिए, शिक्षा के लिए वोट दीजिए, और मैं करूँगा। क्या मोदी जी या केंद्र सरकार की बात करें, कहीं ना कहीं बिहार के साथ छल की बात कर लें, ऐसा व्यवहार किया? क्योंकि आप नीतीश जी का ही मांग था कि हमें स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। नमस्कार, मैं अविनाश फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री जय कुमार जी हैं, और आज हम इनसे वो सारी चीज़ें जानेंगे जो हमारी जनता जानना चाहती है। कुछ ऐसे सवाल हैं, खासतौर से अगर हम बात करें पलायन को लेकर के, या फिर हम छात्रों को लेकर के बात करें, या फिर कुछ पार्टी विशेषज्ञों को भी बात करें, तो उन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। पहला तो सवाल, क्योंकि बिहार की अगर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल उठ करके आता है पलायन और बेरोजगारी को। आज जो छवि बनी हुई है बिहार की, वो एक बेरोजगार राज्य के रूप में। यहाँ पे अगर हम बात करें बेरोजगारी, तो 50% से भी ज़्यादा बेरोजगारी है बिहार में। आज छठ का त्यौहार आने वाला है, आप देख रहे होंगे न्यूज़ में लगातार ट्रेनें भर भर के उधर से आ रही हैं। 7000 अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था करने के बावजूद भी आज हमारे बिहारी लोग उधर परेशान हैं। तो ऐसी क्या समस्या है हमारे बिहार के नेताओं में, खासतौर से जो भी किसी भी दल के पार्टी के नेता हों, वो यहाँ पे रोजगार की चर्चा क्यों नहीं करते? जब भी चुनाव आता है तो वोट के समय वो बातें करेंगे, लेकिन धरातल पे अगर हम बात करें तो कोई रोजगार का संसाधन यहाँ उपलब्ध नहीं कराया जाता है। यही वजह है कि हमारे को बाहर जाना मजबूरी होता है। तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं और क्या करनी चाहिए? अगर आपकी बात करें तो आपकी जेडीयू की पार्टी का यहाँ पे एनडीए की सरकार है, तो पिछले 20 साल से हैं, क्या कर रही है सरकार और इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं? नहीं, देखिए, जो आप बात बोले कि पलायन के, बिहार, जिस बिहार को पहले जो बिहार था, जो ऐतिहासिक बिहार था, जो बुद्ध का बिहार था, महावीर का बिहार था, आप सोच लीजिए कि कैसे हम बिहार के बारे में यदि बोलते हैं तो कहते हैं कि दुनिया की पूरी देश की राजधानी दिल्ली है, दुनिया जानता होगा। लेकिन इस दुनिया वालों ने बिहार एक ऐसा है जो दुनिया के 40-50 कंट्री तो जरूर जानता होगा, क्योंकि उसकी धार्मिक राजधानी है, ये बुद्ध की धरती है। 40 कंट्री बुद्ध को मानने वाला है, वो ये बिहार है। इस बिहार को कितनी सुंदर होना चाहिए। बिहार के इतिहास को आप देखेंगे तो इतनी समृद्ध बिहार, गौरवमय इतिहास रहा है। लेकिन लोकतंत्र बहाल होने के बाद कई इस बिहार में आपदा आई। इंडस्ट्री की मानक आप पूरे देश को देख लीजिए, इंडस्ट्रियल इलाके को लिए कोई ड्राउट एरिया,
टापू वाला लैंड चाहिए था, हरे भरे वृक्ष पहाड़ होनी चाहिए थी अगल बगल में। और जब भी हमारा लोकतंत्र बना, श्री बाबू हमारा देश के इस राज्य का मुख्यमंत्री बने। आप उस समय का इंडस्ट्री और श्री बाबू के थॉट को देख लीजिए, क्या थॉट था श्री बाबू का। श्री बाबू का टाइम में इंडस्ट्री लगा, लेकिन वो जगह कौन था जो झारखंड के इलाके में चला गया, वही इलाका था इंडस्ट्री लगने लायक। कई चीज़ें, कई प्रोजेक्ट बोकारो, हटिया या जितना देख रहे हैं टॉप मोस्ट चीज़ें। दूसरी चीज़, इस बिहार में जितनी मिनरल एरिया था आज रहा होता और नीतीश कुमार जैसा सीएम होता तो बिहार देश का सबसे सर्वांगीण विकासशील स्टेट हुआ होता। ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि उस समय भी एक रणनीति दी गई भाड़ा समानीकरण, इसकी स्टडी जब कीजिएगा तो कितनी बड़ी धोखा हुई कि हमारे खनिज संपदा से जितनी बिहार को पैसा आना चाहिए था, भाड़ा समानीकरण करके ये रोजगार हमारा से, ये मुनाफा स्टेट से छीन ली गई। एक हमारी धोखा हुई। हमारे पास क्या बचा है बिहार बंटवारा के बाद? पूरी इलाका 20 जिला 22 जिला आप देख रहे हैं पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित रहता है और कुछ इलाके सुखाड़ से ग्रसित रहता है। ऐसे में बिहार को समृद्ध बनाना, बिहार को रोजगार उपलब्ध करना, बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन देना, बिहार को, ये बड़ी चुनौती है। लेकिन ये चुनौती कब का स्वीकार हो जाना चाहिए था, धरातल पर दिखना चाहिए था। कुछ ऐसी शासनकाल उसके बाद चला, कांग्रेस की हुकूमत रहा, लंबा समय तक चला। लालू जी की हुकूमत आया, लंबा समय चला। एक युग का ये लोग राज किया है। हम लोग 15 साल का एक युग कहते हैं, एक युग का राज। ये जुगों जुगों बीतते चला गया, हमारी विकास विहीन बिहार बना। और इस सारी चीज़ें के निष्कर्ष अब नीतीश कुमार से जोड़ा जा रहा है। आप सोच लीजिए कि 15 साल बिहार में विकास नहीं हुआ होता, लेकिन बिहार अपने इतिहास पर खड़ा रहता, बिहार अपनी परंपरा पर खड़ा रहता, बिहार अपनी संस्कृति को सजा कर रखा होता, तो भी बिहार आगे बढ़ गया होता। बिहार की इतिहास गंदा हुआ, बिहार की परंपरा बदली, बिहार की संस्कृति और सभ्यता बदल गई। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार की परंपरा बदली, सभ्यता बदली, चीज़ों में रुकावटें आई। 1970 और 80 दशक की बात करें तो बिहार इंडिया में नंबर 1 स्टेट था एम्प्लॉयमेंट देने में। आज हम जो सबसे नीचे हैं वो 70-80 के दशक में हम नंबर 1 स्टेट हुआ करते थे। इवन महाराष्ट्र, गुजरात भी नहीं थे। तो आप इसको किसकी जवाबदेही मानते हैं और जिम्मेदार कौन है इसके लिए कि आज बिहार की ये स्थिति करने में? 70-80 के बाद की जो दशक, मैं यही बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस की हुकूमत रही, श्री बाबू के बाद सत्तासीन लोगों ने बिहार की सारी चीज़ों में डिटोरिएशन आ गया, जो बढ़ना चाहिए था। इस आधुनिकता के दौर में बढ़ते जाना चाहिए, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चले गए। हमें असेंडिंग ऑर्डर में जाना था, लेकिन हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चले गए। राजनीतिक भूल थी या सत्तासीन लोगों के पास कोई नीति और रणनीति नहीं रही, बिहार के प्रति संवेदनशील नहीं रहे, जिसका नतीजा हुआ लालू जी की सरकार बनी तो संवेदनशीलता नाम का कोई चीज़ ही नहीं रह गया। हमारी परसेप्शन ही बदल गया। जिस बिहार के प्रति लोगों का जो परसेप्शन था, कंप्लीट परसेप्शन ही चेंज हो गया। ये एक बड़ी चुनौती आगामी जो आने वाली सरकार थी उसके सामने था। जब नीतीश कुमार ने शासन संभाला तो इस बिहार में तो कुछ नहीं था। ये ठीक है, नीतीश कुमार की अपनी रीति, रणनीति, विजन, सोच था, ये चीज़ तो ठीक कर लिए। बहुत कम समय में बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिजली, सड़क, जिसकी कल्पना नहीं किया जाता था, यही बिहार था। 2 घंटा बिजली नहीं रहता था। 22 घंटा बिजली देने वाला बिहार अभी देश की जितनी विकसित स्टेट हो, हमसे अधिक नहीं बिजली दे रहा है। तो सर 90 के दशक से लेकर 2005 तक अगर हम बात करें तो किसी पार्टी के द्वारा, हम आरजेडी की बात कर ले, उस समय के शासन में ये बर्बाद हुआ बिहार। उसकी जो छवि थी उसको धूमिल किया गया। अभी फिलहाल अगर हम जेडीयू की बात करें, एनडीए की बात करें, तो अभी कुछ देर पहले आपने भी जिक्र किया कि हमने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एक लेकर के आए हैं, जिसमें 10 लाख रुपये का हम देते हैं, प्रोत्साहन राशि देते हैं, जिसमें 5 लाख क्या होता है, ऋण फ्री होता है, उसमें कोई ब्याज नहीं लगता है, और 5 लाख उसमें कुछ महीने में उन्हें वापस करना होता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं देखा गया, इधर काफ़ी लोगों से हमने मिला जो इसके लाभान्वित लोग हुए हैं, कि इसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। सिस्टम की बात करें तो आज बिहार में आए दिन पुले गिर जाते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लोग जो सरकार को सवाल उठाते हैं वो नीतीश जी को उठाते हैं। नीतीश जी तो पुल बनाने आते नहीं हैं,
नीतीश जी ये ब्लॉक लेवल पे तो आते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश जी को ऐसा नहीं लगता कि कहीं अंकुश कसना चाहिए अपने सिस्टम को लेकर के, ताकि वो एक अच्छे मजबूत नेता की तरफ, मतलब जैसे योगी जी हैं अगर हम बात कर ले बगल में ही पड़ोसी राज्य में, तो उस तरह से एक थोड़ा छवि बनाए अपना, ताकि ये जो सिस्टम सुस्त पड़ा है वो सही हो सके और अपना भी एक छवि हम अच्छा बना सके। क्योंकि जो भी आप अच्छी स्कीम लेकर के आते हैं युवाओं को लेकर के या बच्चों के स्कॉलरशिप को लेकर के, उसमें भ्रष्टाचार आज सबसे ज़्यादा है बिहार में। तो इस भ्रष्टाचार को दूर कर दे तो मेरे को लगता है कि आधी समस्या तो ऐसे दूर हो जाएंगी। देखिए, हमारे सामने जो इस सरकार के सामने जो चुनौती था, कभी भी कोई काम करता है, बड़ी बड़ी चुनौतियाँ, प्रमुख चुनौतियाँ क्या है? देखिए, चुनौती क्या था? बिहार को रोड, बिजली, सड़क से आच्छादित करना, बिहार में पूरी हायर एजुकेशन को ठीक करना, पूरे बिहार में जो देश लेवल की संस्थान है बिहार के भी प्रांगण में आना है, उसकी मतलब इसका बहुत लंबा सोच था। नीतीश कुमार को इसीलिए मैं विजनरी कहता हूँ। देखो, मिक्स कल्चर जिस स्टेट में नहीं आएगा, महाराष्ट्र को डेवलप होते हुए, कर्नाटका को डेवलप होते हुए हम लोग देखा है। बिल्कुल देखा होगा कि पहले वो डेवलप नहीं था, उतना नहीं था। आप यहाँ मेडिकल ला दीजिएगा, यहाँ इंजीनियरिंग ला दीजिएगा, IIT लाइएगा, NIT लाइएगा, देश की सभी लोग, सभी जगह के लोग बिहार में आ जाएंगे। तो सर आज यहाँ पे NIT है, IIT है, गया में एम्स भी है, इन सारी संस्थाएं होने के बावजूद अभी कुछ चालू हुए हैं, कुछ चालू होने वाले हैं। आई थिंक एम्स भी चालू हो ही गया है, बोध गया। उसके बावजूद भी कोटा में बिहार के पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों होते हैं। यानी कि हमारी जो आर्थिक जो संसाधनें होती हैं वो बाहर राज्यों में जाता है, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। तो वो क्यों ऐसा होता है? जब हमारे यहाँ ये संसाधनें हम जब डेवलप कर रहे हैं रिसेंटली, तो बच्चों को बाहर नहीं जाना चाहिए, छात्रों को पढ़ाने के लिए कोटा में नहीं जाना चाहिए। देखिए, ये व्यवस्था ऐसा नहीं है कि बिहार में नहीं है। एक लोगों में एक मानसिकता बनी। कोटा का रिजल्ट आप देख लीजिए, कोटा में कितनी बड़ी चीज़ें हो रही है, कितने कोटा के लड़के सुसाइडल में जा रहे हैं। चूँकि एक सपना देख लिया, उसकी एक जो प्रचार तंत्र है, मैं पहले ही कहा कि बिहार इन चीज़ों में बड़ी कमी है। बिहार अपने उपलब्धियों की चर्चा जन जन तक नहीं पहुंचा पा रही है। एक कमी तो हमारा है, प्रचार प्रसार की कमी है, भारी कमी है। हमें अपनी संस्थान पर भरोसा होनी चाहिए। हम यहाँ पर IIT किए हैं, ऐसा नहीं कि हम ही जा रहे हैं, देश के लोग यहाँ IIT में बिहार भी आते होंगे, मेडिकल में देश के लोग भी बिहार आते हैं। हम इन चर्चा से गौण हैं कि हम ही बाहर नहीं जाते हैं स्टडी करने। मेरे बिहार में NIT करने, क्लैट करने, निफ्ट करने, IIM करने और IIT में बाहर के भी लोग आते हैं। और ये नीड है देश का कि एक राज्य दूसरी राज्य के साथ मिक्स कल्चर पैदा करे। ये भी एक डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा संकेत है। मैं ये कहना था ना कि ये कहीं बीजेपी का ही चाल है कि कुशवाहा जी के खिलाफ हम खड़ा करके, यही है कि विपक्ष का आप अनायास एक मुद्दा मिलता है। चुनाव है बिल्कुल र्यूमर को सत्य में तब्दील कर देने का, झूठ को सत्य में तब्दील। सर वो सासाराम से क्यों नहीं लड़ गए, वो बक्सर से क्यों नहीं लड़ गए, आरा से क्यों नहीं लड़ गए? सवाल आज का तो वजह बनता है ना, कारण है। आज की जात पात की संकीर्णता में डूबा हुआ ये भारत, नॉट बिहार, पूरी जात पात की संकीर्णता में डूबा हुआ ये भारत का पहला सोच है, पहली थॉट है हमारी जात का वोट कहाँ है। लेकिन हमारे पास इंडस्ट्री के लिए भूमि नहीं है, ये हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए सरकार की प्लानिंग है कि हर जिला में हम लैंड बैंक बनाएं, लैंड सब्सिडी दें। जिस रेट पर आपको मध्य प्रदेश में ज़मीन मिल रहा है, महाराष्ट्र में मिल रहा है, उस रेट पर मिले। क्योंकि मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा हूँ। सबसे पहले इंडस्ट्रीज का यहाँ प्रॉब्लम होता था कि हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें स्लैब बांटा हुआ है, इस स्लॉट में इतना खर्च करना है। कैपिटल सब्सिडी जितना कैपिटल वो बनाया है उसकी 10 से 12% खर्च होनी चाहिए लैंड पर। हमारे यहाँ आता है 18 से 22%। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं लैंड सब्सिडी दूंगा। जिस दिन हम इसमें सफल हो गए तो यहाँ भी इंडस्ट्री लगेगा। इंडस्ट्री हमारे यहाँ स्मॉल सेक्टर की ज़रूरत है, मिडिल सेक्टर की ज़रूरत है और माइक्रो सेक्टर की ज़रूरत है। MSME की जरूरत, कोई MSME की ज़रूरत है। हमें कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। अभी आपने बोला कि विकास और इंडस्ट्रीज़ को लेकर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक होता है, रिपोर्ट्स आता है, उसमें खास तौर से महाराष्ट्र में जैसे आपने बोला कि क्यों इंडस्ट्रीज़ आती है, उसमें हमने कुछ अध्ययन किया तो हमें पता चला कि डायरेक्ट लाभान्वित को फ़ायदा होता है। यहाँ पर देखने को ये आया कि कुछ जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ चीज़ें होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, उसके बाद जो कागजी कार्रवाई होती है विभाग की वो, या फिर NOC एनवायरमेंट्स का वो, उन सब का
वो कहीं ना कहीं, जैसे स्टार्टिंग मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, भ्रष्टाचार, तो उसमें भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी नीचे रैंक है, क्योंकि सिस्टम आ जाता है बीच में, सरकार की जगह सिस्टम आ जाता है। वो सिस्टम की लापरवाही की वजह से सरकार की किरकिरी होती है। तो इन सभी चीज़ों को हम लाख टैक्स फ्री कर दें, जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि हम टैक्स फ्री कर रहे हैं, 5 साल तक टैक्स नहीं लगाएंगे, और भी चीज़ें हैं इंडस्ट्रीज लगाने के लिए है प्रावधान, मैंने भी पढ़ा था। तो कहने का मतलब हम लाख कोशिश कर लें, लेकिन अभी कुछ दिन पहले नवादा या इधर कहीं कुछ केस आया था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उन्होंने कोरोना में लगाया था वो, और वो चिप बनाते हैं एमएसएमई को लेकर के। उन्होंने एक ट्वीट किया था, वायरल हुआ था, फिर वहाँ के डीएम ने आश्वासन दिया कि हम रोड आपका बना देंगे, क्योंकि बाहर के क्लाइंट्स आ रहे थे, वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे, तो उनको काफ़ी नुकसान हुआ। तो उन्होंने ये चीज़ ट्वीट कर दिया था कि बिहार में फैक्ट्री लगाना सही नहीं है, नुकसान होता है और दिक्कतें होती है। तो कहीं ना कहीं हम एमएसएमई को सुधारें, और एमएसएमई को लाने के लिए हम जो ईज ऑफ डूइंग है, इस रिपोर्ट्स में हम सबसे मतलब अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सके। हम ही अगर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, अगर हमारे को संसाधन लगाने में दिक्कतें हुई, लैंड नहीं मिल पा रहा है, वहाँ 2 बदमाश आ जा रहे हैं, अपराध ज़्यादा है, सुविधाएं न मिल पाई, तो क्यों आएगा कोई इंडस्ट्रीज फैक्ट्री वाला? तो वही भ्रष्टाचार और इस तरह से सिस्टम में जो लापरवाही है। चूँकि बीच में सरकार बदली, इससे हमारी सरकार बदलने से इंडस्ट्रियलिस्टों में कई पर देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट उस स्टेट को सबसे पसंद करता है जहाँ स्टेबल गवर्नमेंट हो। सारी चीज़ें एक प्रभाव डालती हैं सर। आपको सर वही बात करते हैं, भ्रष्टाचार क्या लग रहा है कि हम दूर कर पाएंगे? ये बात बिल्कुल है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है जरूर हर सरकार के लिए, हर बिल्कुल राज्य में। हर राज्य में। और एक बात जानिए, विकास जहाँ अधिक होगा भ्रष्टाचार तो वही पैदा लेगा। अभी खान सर का भी एक बयान आया था, वो गए थे नीतीश जी से मिलने, 10 दिन की बात है या 5 दिन की, ऐसे कुछ बात है। उन्होंने कहा था, कुछ मीडिया वालों ने पूछा, तो उन्होंने बोला कि नीतीश जी से बड़ा नेता और अच्छा नेता कोई है ही नहीं। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्या हो गया, आप मिलने की वजह से तो कुछ ऐसा नीतीश जी ने ऑफर नहीं दे दिया टिकट वगैरह का? तो उन्होंने कि नहीं, वो सही हैं, जो सिस्टम में है वो गलत है, और उनके वजह से नीतीश जी की बदनामी होती है और उनकी किरकिरी होती है। इसके अलावा अगर हम सर बात करें, एक और सवाल आपसे इस मुद्दा से थोड़ा अलग है, शाहाबाद की अगर हम बात करें, तो लोकसभा की सीट यहाँ पे सभी सीटें बीजेपी हो या एनडीए की बात कर ले, वो हार गई। इसमें क्या अति प्रोत्साहित होना या फिर गलत सीटों का बंटवारा लगता है? क्योंकि बक्सर की बात कर लें, वहाँ पे मिश्रा जी एक आते हैं, बुलाया जाता है, जहाँ तक सोर्सेस की इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको हम टिकट देंगे, नहीं दिया जाता है, और कहीं ना कहीं 40,000 वोट काट लेते हैं, तो हार का कारण बनते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, या फिर हम पवन सिंह भी खड़ा थे, वहाँ पे भी कुशवाहा जी के साथ या फिर मोदी जी प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन वैसा माहौल बना नहीं। तो इन सभी शाहाबाद क्षेत्र बड़ा लोकसभा में वो रहा बीजेपी को लेकर के नुकसानदायक, काफ़ी ज़्यादा वही चोट पहुँचाया। कई कारण रहा है, बिल्कुल सही बोले। एक तो हमें जो चयन करने में कहीं ना कहीं जरूर हम लोगों से मिस्टेक हुआ है। बड़े नेता के पास यहाँ के क्षेत्रीय नेता सही ढंग से बात नहीं पहुँचा पाए। आदरणीय चौबे जी यदि ये चुनाव लड़े होते तो दुनिया के कोई हस्ती नहीं ठहरा देता। एक बहुत गलत प्रचार हुआ पवन को लेकर। पवन चुनाव लड़ा, सभी जानते हैं कि आज के दिन में सेलिब्रिटी से एकाएक लड़ जाना, बहुत अच्छे नेता होने के बावजूद भी एक बार चकमा देने में वो सब काबिल है, और उनके पास इतनी क्वालिटी है कि अच्छे नेता भी कभी कभी जोखिम में आ जाते हैं। काराकाट राजपूतों का जगह है, वो सीट भी एक्चुअल राजपूतों आरा भी तो है, यानी आरा तो राजपूत कैंडिडेट है, तो जान रहा है कि हमारा वोट बटेगा, लेकिन एकदम वैकेंट सीट मिला है उसको, कोई राजपूत नहीं है। नहीं, बीजेपी को तो देना चाहिए था ना, आसनसोल से उन्होंने इनकार कर दिया, और बीजेपी के लिए इतने सालों से काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं दायित्व तो बनता है ना कि ये उसकी नाराज़गी थी कि आपने एक सीट दिया, वहाँ का सीट छोड़ा, तो आपको उसको सरवाइव करना चाहिए था, देना चाहिए था, वो जरूर चूक हुई थी। यदि कोई पार्टी से सीट मिला होता तो किसी भी शर्त पर कोई भी राजपूत वहाँ से चुनाव नहीं हार सकता है। तो वो तो जान गए, अपने इतिहास को देखा, काराकाट के इतिहास को देखते हुए निर्णय लिया कि मैं लड़ूंगा। सुना है कि आपकी बातचीत पवन सिंह जी से होती रहती है। नहीं, देखिए, पवन से बातचीत होना अलग बात है। पवन हम ही लोगों का सहे बात का पुत्र है, और सबका वो लोकप्रिय है। अपने क्षेत्र में जो काम किया है, मनोज तिवारी जी हुए, ये आपका पवन हुआ, रितेश पांडे हुआ, ये सब इतने लोकप्रिय है कि इसका दुश्मन कोई नहीं है। आगे की कुछ बातचीत हुई है पवन सिंह जी को लेकर के? नहीं, देखिए, पवन जी से अभी ये बोल देना कि बहुत बात हुई है। पवन का अपनी सोच है, थॉट है। मैं ये जानता हूँ कि पवन 2 ही पार्टी पसंद करता है, तो एक तो एनडीए भाजपा को,
या जेडीयू। अभी कुछ दिन पहले उनका एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ था जिसमें आनंद मिश्रा जी जो बक्सर से एक IPS हैं उनके साथ वायरल हुआ था, तो लोगों ने कयास लगाई थी कहीं जन स्वराज तो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। तो लगता है कहीं जन स्वराज की तरफ ये हो सकते हैं। जन स्वराज तो अपनी तलाश, जन स्वराज क्यों नहीं तलाश करेगा? नई पार्टी फॉर्म किया है, अच्छे अच्छे लोगों का, पॉपुलर लोगों का जरूर तलाश करेगा। वो करना भी चाहिए, जो भी नई पार्टी बनती है तलाश करना है। प्रशांत किशोर जी 3 तारीख को करते, फिर कहते कि मैं शराबबंदी आते ही बंद कर दूंगा, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब 2 अक्टूबर की गांधी जी के दिन में और शराब में जो गांधी कहते थे कि भाई शराब नहीं पीना है, इसको बंद करो, अब 2 अक्टूबर तक गांधी की भी अपमान हो गया। देखो विपक्ष भी गांधी का अपमान नहीं किया। भाजपा में लोग कहते हैं ना कि गोडसे का फ्लोर है, लेकिन भाजपा का एक भी लीडर की हिम्मत है कि गांधी का अपमान कर देगा। बिल्कुल नहीं, तो पूरे देश के राज आप अब देखिए इसको मैं तो ये कहूँगा कि इस मामले में जितनी इस देश की पार्टियां हैं वो प्रशांत जी को सपोर्ट कर दी, एक भूल को माफ़ कर दी, नहीं तो बहुत हाईलाइट किया जाता। प्रशांत जी तो ये कह रहे हैं कि आपने लालू जी को सामाजिक न्यायीकरण के लिए वोट दिया, उन्होंने दिया। आपने नीतीश जी को वोट दिया कि रोड और बिजली मिले, वो मिला। मैं कह रहा हूँ कि आप बेरोजगारी के लिए वोट दीजिए, शिक्षा के लिए वोट दीजिए, अब मैं करूँगा। चीज़ को बड़ी स्ट्रेच किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इस चीज़ को आप मानते हैं कि नीतीश जी ने रोड दिया, बिजली दिया, जिसके लिए हमने वोट दिया, कहीं ना कहीं शिक्षा और बेरोजगारी आज भी पीछे रह गई है। हायर एजुकेशन की मैं जो बात करता हूँ बराबर मैं करता हूँ कि नीतीश कुमार ने जो दे दिया, अब बचा क्या है, अब क्या दे दोगे? सभी जिला में मेडिकल कॉलेज अब बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज देश की किसी राज्य में, किसी भी राज्य में चाहे जितना डेवलप हो, हर जिला में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रत्येक जिला में, न महाराष्ट्र है, न कर्नाटक है, न मध्य प्रदेश है, न कहीं है। ये पहला स्टेट है बिहार, जहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज हर जिला में और इंजीनियरिंग कॉलेज हर जिला में, GNM ANM अनुमंडल स्तर पर कोई स्टेट नहीं है। मेडिकल कॉलेज अब बन रहा है। हमारे यहाँ IIT है, NIT है, क्लैट है, निफ्ट है, IIM है। इतना बताइए कि किसी इसके बाद आप कौन सा संस्थान आप लाना चाहते हो? इसलिए हायर एजुकेशन और एजुकेशन में नीतीश कुमार विकसित स्टेट के मानक पर खड़ा कर दिया है बिहार को। रही बात रोजगार का, सैकड़ों वर्षों तक इसकी चर्चा होती रहेगी और उसमें बिहार पीछा रहेगा कि इंडस्ट्री को क्यों महाराज अपने को कह रहा है कि मैं वो नहीं है, गॉड गिफ्टेड महाराष्ट्र है, गॉड गिफ्टेड कलकत्ता है यार। सर देखो, जापान एक ऐसा देश है जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वो बाहर से सारी चीज़ें आउटसोर्स करता है, असेंबल करता है, सारे रॉ मटेरियल्स एवरीथिंग्स। वो एक ऐसा इकलौता देश है और फिर वो एक्सपोर्ट करता है। आज जो GDP में देख सकते हैं, जब आप उस नज़रिए इतना बड़ा देश देखना होगा, उस नज़रिए से देखना होगा, तो भारत के प्रधानमंत्री को पूरी तरह से बिहार को अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसका कंसेप्ट लेना पड़ेगा। हाँ, मोदी जी या केंद्र सरकार की बात करें, कहीं ना कहीं बिहार के साथ छल की बात कर लें, ऐसा व्यवहार किया। क्योंकि आप नीतीश जी का ही मांग था कि हमें स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, उसमें एक्सक्यूज़ दिया कि हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, हम नहीं दे सकते हैं आपको, वो केवल पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, अनडेवलप स्टेट्स के लिए, ये कह के हटा दिया गया। तो बाकी किसी तरह के पैकेजेस की भी बात करें तो ऐसा कुछ सहयोग नहीं है बिहार के लिए। बाढ़ों की भी बात कर लें, एक बार मैं बोलूँगा, हाँ, भारत के प्रधानमंत्री मैं ये कहूँगा कि बिहार के बारे में सोचे हैं, बिहार को कुछ दे रहे हैं। इस बार बजट आप देख लीजिए, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री बिहार पर फोकसिंग शुरू कर दिया। केवल बिहार और तेलंगाना ही तो 2 राज्य थे फोकस में। तो अब हमें तो बिहार चाहिए, आप सभी स्टेट डेवलप है, लेकिन प्रधानमंत्री की नज़र बिहार में हो। वो तो इसलिए कि एक कुर्सी की जो पैर वो बची रहे ना, जैसे भी हो, देखिए राजनीति में हम क्यों अच्छा दिनारा क्यों कहते हैं कि हम रोड बनवा दूंगा, मैं बिजली सड़क दुनिया लगा दूंगा, उसके पीछे एक रहस्य वोट भी है। यदि वोट के बहाने दिनारा को आप सुंदर बना रहे हैं तो बिहार के दिनारा की जनता को क्या चाहिए? हमको हमारी बिजली सड़क ली, लेकिन हम तो कर रहे हैं कि मुझे वोट मिलेगा। तो यदि नरेंद्र मोदी, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिहार को सुंदर बना रहे हैं इसलिए कि मेरी कुर्सी यहाँ बनी रहे, तो वो कुर्सी बिहार के हित के लिए कुर्सी है, उनकी कुर्सी बनी रहे, बिहार को कुछ करते रहे और कुर्सी बनी रहे। बिहार का इससे बड़ा सौभाग्य क्या? केंद्र में JDU खड़ी रहेगी, बिल्कुल खड़ी रहेगी। देखिए कहीं ईब बट का कोई सवाल नहीं है। हम 2020 का भुगत चुके हैं, हम और हमारे साथी जितने भी हारे हुए हैं, एक भी ये हारने वाले कैंडिडेट नहीं थे।
हमारे गठबंधन की आपसी सामंजस्य नहीं होने की वजह से नुकसान हुआ है। ये जितने लोग हारे हुए हैं, हमारी आपसी सामंजस्य की कमी की वजह से हम हार गए। जेडीयू भाजपा को वोट नहीं किया, भाजपा जेडीयू को वोट नहीं किया। और कोई भी पार्टी बिहार में अभी पावर, इतनी शक्ति नहीं है किसी के पास, न लालू जी, न नीतीश जी, न मोदी जी, कि अकेले स्टैंड करके एक भी सीट नहीं जीत पाइएगा। ये स्थिति में सभी पार्टियां हैं। हमें सहयोग चाहिए। हमारी मजबूत साथी रहा है, सबसे पहले का सबसे लोकप्रिय साथी और विश्वसनीय साथी हमारा भाजपा रहा है। हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की रणनीति पर काम किए हैं और हमारी विचारधारा बिहार को सुंदर, बेहतर, स्वर्णिम बनाने का रहा है। ये गठबंधन जब जब मिलता है तो आम जनों में एक खुशी का, प्रसन्नता का भाव आती है। और जब ही ये गठबंधन रहता है तो ये सरकार बनना आसान हो जाता है, क्योंकि इस सरकार में विकास दिखता है, इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर दिखता है बेहतर। तो मैं मानता हूँ कि बहुत सुंदर तरीके से। धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व मंत्री जय कुमार जी थे और आपने सुना, हर मुद्दे पे हमने सवाल किया और सर ने हर सवालों का जवाब दिया। और ख़ास तौर से जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग सवाल उठाते हैं बीजेपी के जो अलायंस को लेकर के, उसके लिए भी इन्होंने कहा कि हम 2020 की जो चीज़ें थी गलती को, उससे हमने सीखा है और आने वाले समय हमारा साथ केंद्र का बना रहेगा। और बाकी आपने सभी राय सुना हर मुद्दे पे, चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो। आपकी क्या राय है जरूर आप कमेंट में बताइए। तब तक ले आपको जय हिंद, जय भारत।